अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हल्दी की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। फलन अवस्था पर लीची के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। विभिन्न फसलों में दीमक की समस्या और इसका नियंत्रण। प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। इसलिए किसान इसकी अधिक उपज लेने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह करें बुआई, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के डॉक्टर वीपी पांडेय से। हल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और उसके लिए जो बुआई का उपयुक्त समय है, ये बहुत ही अपना महत्व रखता है। अगर किसी भी फसल को हम समय से बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन हमें ठीक प्रकार से मिलता है। तो इसके लिए जो बुआई का समय है वो मई और जून का महीना है। अब सबसे पहला विषय यह है कि हम उसके लिए कैसी भूमि तय करें। तो हल्दी की खेती के लिए सबसे जो अच्छी भूमि होती है वो ऊंचास भूमि होती है, या जीवांश युक्त भूमि होती है, या बलुई दोमट भूमि होती है। और ऐसी भूमि जहाँ पर पानी ना लगता हो या उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसी ही भूमि का चयन हम हल्दी की खेती के लिए करते हैं। यहीं पर चर्चा करना आवश्यक होगा कि जो पुराना बाग है, जहाँ पर वातन होता हो, वायु का संचार होता हो, ऐसे बागों में भी हम हल्दी की खेती अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता भर के लिए जो हमारे आसपास घर है और घर की जो छाया है, छाया में भी चूँकि हमने चर्चा की है कि हल्दी की फसल हम ले सकते हैं, वहाँ पर अपने वर्ष भर की आवश्यकता भर के लिए हल्दी की खेती अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए आवश्यक है 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी को काफ़ी लाभ होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं। इस प्रकार छोड़ देते हैं। ठीक इसी समय 25 से 30 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद ठीक प्रकार से डाल करके और पूरे खेत में मिला देते हैं। खेत की गहरी जुताई के 20 से 25 दिन बाद खेत में नमी नहीं रहती है, इसलिए हल्दी की बुआई के लिए खेत तैयार करने से पहले खेत में पलेवा कर दें। इसके बाद उचित नमी आने पर हल्दी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के पश्चात पाटा चला देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाती। कंदों के विकास के लिए या फसल से अच्छी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उर्वरक प्रयोग भी ठीक प्रकार से करें। तो इसके लिए नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, फास्फोरस और पोटास 80-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देते हैं। अब इसके देने की जो विधा है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम खेत की तैयारी के समय या
बुआई के ठीक समय डालते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया गया है। उसमें नरेंद्र हल्दी एक, जिसका पूरे देश में उत्पादन और उत्पादकता में अपना स्थान है और लगभग सभी प्रकार के मिट्टी और जलवायु में उसकी खेती देश में हो रही है। तो नरेंद्र हल्दी एक हम लगा सकते हैं। नरेंद्र हल्दी दो, जो जिसके कंद आकर्षक हैं और ये विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की गई है। इसका भी बीज आप यहाँ से प्राप्त करके लगा सकते हैं। इसी प्रकार नरेंद्र हल्दी 3, ये भी पूरे देश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत की गई है। ऐसे 3 प्रजातियाँ यहाँ से विकसित हैं। और चौथी जो आज पूरे देश में जो परीक्षण चल रहा है NDH 98, वो भी हम ले करके और लगा करके अच्छी आय उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और राजेंद्र सोनिया भी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा उत्पादन दे रही है और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पंत पीताब वहाँ से भी प्राप्त करके हमारे किसान भाई हल्दी की खेती कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 18 से 20 कुंटल कंदों की जरूरत पड़ती है, जिसे प्राप्त करने के लिए जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें। इसके अलावा बहुत से किसान बीज के लिए हल्दी के कंदों का स्टोर भी करते हैं, अतः ऐसे किसानों से भी बीज के लिए हल्दी के कंद प्राप्त कर सकते हैं। कंद आप जहां से भी प्राप्त करें, खड़ी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कंदों का उपचार जरूर करें। कंद कैसा हो ये ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे कंदों का चयन करते हैं जो 2 से 3 सुविकसित आंखें हों। ऐसे कंदों को चयनोपरांत हम उनका बीज शोधन करते हैं। शोधन के लिए मैंकोजेब 2 से ढाई ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और चयनित कंदों को उसमें डाल करके फिर सुखा लेते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि अपने गांव में घर में देसी गाय है तो उसका गोबर लेकर के उसकी सैलरी बना करके भी हम इन कंदों को शोधन कर सकते हैं और शोधन करने के पश्चात ही बुआई करें। फिर 30 × 20 सेंटीमीटर यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रख करके इसकी बुआई मई और जून के महीने में कर देते हैं। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए लगभग 20 कुंटल बीज लगता है, जिस पर काफी खर्च आता है। इस खर्च को कम करने के लिए आप कंद के छोटे छोटे टुकड़े करके और प्रो ट्रे में बुआई करें। यदि कंद के 3 टुकड़े करेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए 7 कुंटल कंद की जरूरत होगी। यदि 6 टुकड़े करेंगे तो 3.5 कुंटल कंद की जरूरत होगी। इस प्रकार प्रोट्रे में टुकड़ों की बुआई करेंगे तो पौधे 30 से 35 दिन में खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ये फसल जैसा कि 7 से 9 महीने की फसल है, तो हमें ऐसे ही प्रजातियों का चयन करना चाहिए कि मुझे अगले बार कौन सी फसल लगानी है। अगर कोई फसल हमको उसी खेत में लगानी है तो अगेती प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। नत्रजन का जो शेष भाग है उसे 2 बराबर भागों में बांटकर हम देते हैं। जब फसल 35 से 45 दिन के मध्य की हो जाती है तो आप देखते हैं उसमें अवांछित रूप से खरपतवार उगाते हैं, उनको निकाल करके और निराई गुड़ाई करते हुए हल्की नमी की उपस्थिति में शेष नत्रजन का प्रथम भाग टॉप ड्रेसिंग के रूप में हल्दी की फसल में डाल देते हैं और नत्रजन का दूसरा भाग जो है जब फसल 70 से 90 दिन की हो जाती है तो यही क्रिया करे, यानी निराई गुड़ाई करके अवांछित खरपतवार को निकाल करके हल्की नमी की उपस्थिति में नत्रजन को दे देते हैं। यहाँ आवश्यक एक बात और है कि पौधे बड़े हो जाते हैं तो पौधों के आसपास हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं। कंदों के विकास में सिंचाई का भी विशेष योगदान है। एक तो बुआई के समय खेत में नमी रहनी चाहिए और हल्की 5 से 6 सिंचाई करके हम हल्दी की फसल को ले सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के रोग भी लगते हैं, जैसे पर्णचित्ती और पर्णधब्बा रोग। तो इसके लिए मैंकोजेब 2 से ढाई ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, यहाँ पर यह आवश्यक है कि कोई चिपकने वाला पदार्थ, स्टिकर, गुड़ है, सर्फ है या टाइटोन इत्यादि डालने के पश्चात ही दवा को डालते हैं। ये जिस और ठीक प्रकार से दवा को डालते हैं जिससे पत्तियों के या पौधों के दोनों पटलों पर ठीक प्रकार से दवा का छिड़काव हो जाए, जिससे इन रोगों से हम निजात पा सकते हैं। इस प्रकार हल्दी की फसल की जो ये उन्नत तकनीकी है,
इसे अपना करके हम 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करके एक अच्छी आय प्राप्त करते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन बागवान भाइयों ने लीची के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय फल बन रहे हैं और इस अवस्था पर बाग में कुछ कार्यों को करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि उनके फल बागों में फल गिरने और फटने की समस्या ना आए और फलों की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो हमारे बागवान भाई अपने फल बागों में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। देखिए, आज कल लीची का आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से फलत में है, लेकिन इन फलों को अब कैसे बचाना है आगे, जिससे कि अच्छी हार्वेस्टिंग हम लोग कैन कर सके। तो इनको बचाने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है कि फल गिरे ना, मतलब पेड़ से झड़े ना। तो इनको बचाने के लिए मेन रूप से हमें करना है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था रखें, क्योंकि अगर सिंचाई अच्छी नहीं होगी तो फल ज़्यादा झड़ेंगे। कुछ फल तो नेचुरल झड़ते ही हैं। इसके अलावा और भी आपको देखना है कि कैसे फलों को बचाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। अगर फल में कीड़ा है, 2 तरह के कीड़े इसमें फ्रूट में आते हैं। एक आता है फ्रूट बोरर, जिसको हम फल बेधक भी बोलते हैं। उसकी पहचान है कि जो उसका गिडार है, सुंडी जो है, वो फल के अंदर घुस जाती है और फल के अंदर घुसने के बाद डंठल के नीचे रहती है और गूदे के कलर की होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको खाती है और फल को नष्ट कर देती है और फल नीचे गिर जाता है। तो एक तो इसको हमको इससे बचाना है। इससे बचाने के लिए हमें 1% मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे अगर हम करेंगे तो फल बेधक जो कीड़ा है उससे इसकी बचाव हो जाएगा। दूसरे एक लगता है लीची बग। लीची बग जो भूरे रंग का होता है थोड़ा सा, उससे बचाना है। वो फल के नीचे आपको दिखाई देगा, वहाँ से इसका रस चूसता है और रस चूसने के बाद वहाँ से उसका जो भाग है वो थोड़ा पतला हो जाता है और वहीं से ये गड़बड़ होता है। तो इससे भी हमको लीची को बचाना है। अगर नहीं बचाएंगे तो आपकी लीची नीचे गिरेगी, मतलब फ्रूट ड्रॉप होगा। तो इन सब को बचाने के लिए हमें इसमें भी मेटासिस्टाक्स 1% का स्प्रे कैन करना चाहिए। और अगर ये नहीं बचता, उसके बाद हमें दोबारा 15 दिन बाद 2% का एक स्प्रे हमें और करना पड़ता है, जिससे हम इसको बचा सकते हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा फ्रूट ड्रॉप बहुत ही कम होगा और आपको अच्छी फसल मिलेगी। आमतौर पर देखने में आता है कि गर्मी के मौसम में कुछ बागवान भाइयों के बागों में फल फटने की समस्या आती है, जिसका बागवान भाई अगर समय से प्रबंधन नहीं करते हैं तो आगे चलकर उन्हें उत्पादन के साथ साथ विपणन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे बागवान भाई इस समस्या से निजात पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। दूसरे हमारी एक समस्या आती है फलों में फल फटने की। आपने देखा होगा जब फल पकना शुरू हो जाता है तो फट जाता है। इसके भी कई उपचार हैं जिससे कि फल ना फटे। पहले तो फल फटते क्यों हैं? फल इसलिए फटते हैं कि जब बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मी अधिक होती है, पानी नहीं मिलता है, और हम जब पानी मिलता है तो इतना पानी बागों में लगा देते हैं कि इतनी आयता बन जाती है और ऊपर से ड्राई रहता है, तो वो फलों में फल हमारे क्या ना फट जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें लगातार आर्द्रता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात धीरे धीरे उसमें पानी हमको लगातार लगाने रहना चाहिए बागों में। दूसरे बात यह है कि इस पर लगातार नहीं तो कम से कम तीसरे चौथे दिन फल अगर बचाना है फटने से तो पानी का छिड़काव पेड़ों पे करते रहना चाहिए। इससे पेड़ों में नमी बनी रहती है और फल फटने की समस्या बहुत हद तक
समाप्त हो जाती है। फटते हैं लेकिन कम फटते हैं। इन 2 उपचार के अलावा भी हम कुछ और उपाय कर सकते हैं जो हमारे फल ना फटे। जैसे 1% बोरॉन का हम अगर स्प्रे करेंगे 15 दिन के अंतराल में 3 बार में, तो फल फटने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन्हीं कीटों में जिस कीट का आक्रमण फसलों में मुख्य रूप से देखा जाता है वो है दीमक। यदि समय रहते किसानों द्वारा दीमक का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कीट फसलों में भारी नुकसान पहुंचाता है। तो आप किस प्रकार से करें इस कीट का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, खेत में दीमक का प्रकोप नहीं हो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं तो वो जो भी कच्चे पदार्थ है, कच्चे पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो फसल आपने बो रखी है उसकी जड़ों को आप या जो फसल अवशेष है उनको हमें इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। वरना क्या होगा, जो भी कच्चा पदार्थ रहेगा, कच्चा पदार्थ मतलब ये हुआ कि पौधों की जड़ें हुई या फिर आपके कच्ची गोबर की खाद अगर खेत में काम में ले रहे हो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर दीमक का आक्रमण शुरू होगा। किसान भाइयों, दीमक पर नियंत्रण पाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसकी जो रानी है उसको नष्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं किसान भाइयों कि यह रानी जो होती है ये पूरी बाम्बी के अंदर एक ही होती है और एक दिन के कम से कम ये 25 से 30 हज़ार अंडे प्रतिदिन देती है। और ये ज़मीन से जो बाम्बी बनी हुई है या जो मांद बनी हुई है उससे करीब 4 से 6 फीट अंदर गहराई पर रहती है। तो हमें क्या करना है कि रानी को मारने के लिए जो बांधा किया जो बाम्बी है उसको ऊपर से तोड़ देना है और फिर क्या करना है कि उसके अंदर आप या केरोसिन है या क्लोरोपाइरिफॉस दवाई उसके अंदर डाल देनी है। जैसे उदय का जो भी ग्रसित भाग है उसको हमें अपने को जलाकर या तोड़कर हमें नष्ट कर देना चाहिए। तो दीमक के आक्रमण से हमें या दीमक से निजात पाने के लिए किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि विभिन्न फसलों में दीमक कीट के प्रकोप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाइयों द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो रहा है तो उन खेतों में हरी खाद का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि हरी खाद को सड़ाने गलाने का काम दीमक करेगी और ऐसे खेतों में दीमक का प्रकोप बढ़ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें किसान भाइयों कि खेत के अंदर आप नीम की खली है या नीम की पत्तियां हैं जितनी चाहें उतनी खेत के अंदर आप मिला देंगे। साथ ही आप जो करंज होती है, करंज की खली या अरंडी की खली जो होती है उसको भी खेत के अंदर आप जब बहुत सी बार क्या होता है कि बुआई के साथ भी इसको हल के साथ देते हैं या जब खेत की तैयारी कर रहे हो उसके समय भी हमें इसको नीम की खली को है या अरंडी की खली को है उसको भी खेत के अंदर मिला देंगे तो इसमें निश्चित तौर से उदय की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पूर्व क्यूनालफास 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला दें। दीमक का प्रकोप फसल में नहीं हो इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस 4.5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें और इसके बाद ही बीज की बुआई करें। खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 4 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में पानी के साथ मिला दें। तो किसान भाइयों, इस तरह अगर आप बताए गए सभी तरीकों को अगर काम में लेंगे तो निश्चित तौर से टर्माइट या उदय की संख्या में कमी होगी और आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान
किसान भाइयों, प्रदेश में ऐसे कई प्रगतिशील कृषक हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, फिर भी उन्होंने छोटे स्तर पर कम जगह में होने वाले कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अपना जीवन स्तर सुधारा है। साथ ही प्रदेश के किसानों के सामने मिसाल भी कायम की है। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में से एक है जिला पूर्णिया के प्रगतिशील महिला कृषक अंजू देवी, जो कि वर्ष भर मौसम के अनुरूप मशरूम का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मशरूम जो है बहुत अच्छा ही बिजनेस है। इसको महिलाएं घर बैठे अच्छा से कर सकती है। वह अपने उसको कहीं इसमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। महीना का जो है छोटा सा जगह में भी वह 2-2.5 हज़ार अपने घर बैठे ही कमा सकती है। यह महिला के लिए बहुत अच्छा ही बिजनेस है। इसको लगाने के लिए उसको ज़्यादा कुछ का ज़रूरत भी नहीं है और लागत भी इसमें कम है। जैसे भूसा है, पानी है, थोड़ा बहुत दवाई है जो कि अपने मार्केट में उपलब्ध है, उसके बाद बीज है, बस इतना ही से लगता है और यह बहुत आसानी से इसकी खेती हो सकती है। किसान भाइयों, इन्होंने मशरूम की खेती को कैसे अपनाया और किस प्रकार से किस मौसम में कौन कौन से मशरूम की खेती करती हैं तथा अधिक मशरूम उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करती हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए जो है हम पूसा में जा करके सब कुछ देखे सुने, पूरा जानकारी लिए। इसकी 212 प्रजाति है। उसके बाद जो है हम लोग अभी तक 3 प्रजाति का जो है ट्रेनिंग लिए हैं, एक बटन मशरूम का, ओस्टर का और मिल्की का। ये तीनों जो है हम खुद से उगा सकते हैं और सालों भर इसका बिजनेस कर रहे हैं और हम 3-4 साल से जो है इसका बिजनेस कर रहे हैं। अपने इलाके में अच्छा मतलब पकड़ रहा है। मार्केट में भी थोड़ा बहुत सप्लाई दे रहे हैं, तो मार्केट में अभी उतना सबको जानकारी नहीं है, लेकिन 2-3-4 किलो तक अभी मार्केट में निकल जाता है रोज का रोज। मशरूम का साल भर खेती किया जा सकता है। जैसे कि कभी हम लोग खेत में धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, ऐसे वैरायटी चेंज कर के लगाते हैं। उसी प्रकार से मशरूम का भी वैरायटी है जो कि ठंडा के मौसम में बटन लगा सकते हैं, थोड़ा गर्मी आया तो ओस्टर लगा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा गर्मी में जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में जो है मिल्की मशरूम, दूधिया जिसको बोला जाता है, वो लगा सकते हैं। या वैरायटी चेंज करके हम सालों भर लगा सकते हैं और सालों भर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसको 1000 स्क्वायर फीट में हम अभी कर रहे हैं। और यह जो है हम लोग अपने घर में मचान ऊपर नीचे रेक जैसा बना करके तब उसमें लगा रहे हैं, ताकि कम जगह में ही ज़्यादा का कारोबार हो सके। क्यों तो एक ऊपर लगाते हैं फिर उसके बाद नीचे लगाते हैं, तो एक ही जगह में 2 तरह से हो जाता है। और नीचे में जैसे ओस्टर लगाते हैं तो ऊपर में हम मिल्की लगा सकते हैं, उसमें केसिंग करके जो है उसका उपज करते हैं। इसको जो है हम लोग एक बार में 10 से 15 किलो स्पॉन लाते हैं और वह स्पॉन जो है कभी पटना से लाते हैं और कभी पूसा से लाते हैं। वह लाने से के बाद जो है जैसे 10 किलो लाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा बहुत मतलब दवाई है, जैसे फार्मोलिन जैसे उबाल के बनाने के बाद ओस्टर में तो कोई दवाई का इस्तेमाल है नहीं, सिर्फ भूसा को उबाल करके और उसके बाद उसको ठंडा करके बिजाई कर लेते हैं, तो उसमें दवाई नहीं डालना पड़ता, उसमें कोई लागत है नहीं, तो उसमें फ़ायदा जो है ज़्यादा है ओस्टर में। 1 किलो में लगभग 10 पैकेट हम लोग जो है बनाते हैं। वो 2 से 2.5 किलो भूसा का जो है पैकेट बनता है, उसमें जो है 10 पैकेट बनाते हैं। 10 पैकेट बनाने के बाद जो है उसमें 20 से 25 किलो मशरूम जो है आराम से निकलता है। मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए मौसम के अनुसार मशरूम कक्ष का प्रबंधन करना होता है। तो ये महिला किसान किस प्रकार से मशरूम कक्ष का प्रबंधन करती है, आइए जानते हैं। साल भर इसको ठंड रखने के लिए पानी का छिड़काव हमेशा करते रहते हैं। इसमें जैसे 4 बजे सवेरे में इसका दरवाज़ा खोल करके इसमें हवा का ज़रूरत है वो देते रहते हैं, नमी का ज़रूरत है तो पानी डालते रहते हैं। और ठंडा का मौसम में जैसे बटन लगाए, टेम्परेचर लो हो गया तो थोड़ा रूम हीटर लगा करके इसको गर्म कर लेते हैं, ताकि जाला अच्छा से आ सके और जल्दी आ सके मशरूम। पैकेट में लागत बहुत कम है, जैसे 100 ग्राम बीज है और 2 से 2.5 किलो भूसा है, थोड़ा बहुत मतलब दवाई है, जैसे फार्मोलिन 30 से 35 रुपया इसमें लागत पड़ता है और जो है 2 से 2.5 किलो मशरूम निकल जाता है। मतलब 1 किलो मशरूम हम लोग 100 रुपया में बेचते हैं तो 250 रुपया की कमाई हो जाती है। यह रोज़गार को हमने अपनाया, यह बहुत ही अच्छा रोज़गार है। इससे थोड़ा
मतलब महीना का 3 से 4 हज़ार हम कमा सकते हैं, घर बैठे ही कमा लेते हैं। यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ही है और छोटा सा जगह में और अच्छा बिजनेस हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है महेवा जिला औरैया के कृषक महादेव सिंह ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाली गलघोटू बीमारी के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महादेव सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे बड़े पशुओं में ये जो मौसम है, इस मौसम में गला घोटू के टीके लगाए जाते हैं। गला घोटू के लक्षण हमारे सभी पशुपालक भाई जैसा कि जानते हैं, गला घोटू के लक्षण में जो इसका बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, प्रत्येक पशु के श्वास नली में नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है और गर्मी मौसम जैसे ही समाप्त होता है, जब अचानक पानी बरसेगा या मौसम में अचानक परिवर्तन होगा, ऐसी दशा में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद है श्वास नली में, वो प्रोलिफरेट होकर के उस बीमारी का संक्रमण का रूप लेगा और गला घोटू में श्वास नली में इतनी सूजन आ जाती है कि ऐसे पशु अच्छी तरह से सांस ना ले पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही घातक बीमारी है। और ऐसे पशुओं को अगर सही समय पर टीकाकरण करा दिया जाए तो गला घोटू से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी गला घोटू के लक्षण देखने को मिलते हैं, गर्दन में सूजन आती है, लार ज़्यादा गिर रही है, बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर के ऐसे पशुओं को निदान कराएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इस बीमारी पर ध्यान देंगे तो अपने पशुधन से हानि से बच सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से बोई गई उर्द और मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, मक्का की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और उसका नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।